हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान, जिसमें कि हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग एक वीडियो का और डिस्कशन कर चुके हैं फ्रेंड्स, जो कि चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के नाम से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। बताते चले कि इसके पहले हम लोग यहाँ तक का पॉइंट हम लोग ये सब रासायनिक समीकरण और इसको रासायनिक समीकरण लिखना यहाँ तक पढ़ लिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखिए फ्रेंड्स, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो इसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिभार तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसके लिए हमें कंगाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कंगाली समीकरण क्या होता है, और अभी भी रिपीट ही कर लेते हैं। कंगाली समीकरण अभिक्रिया के पश्चात वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के तरफ जो हो परमाणु संख्या और द्रव्यमान जो है बराबर ना हो, तो उस तरह के समीकरण को कंगाली समीकरण कहा जाता है। तो इस तरह के समीकरण को संतुलित करना है आवश्यक है, तो वो संतुलित समीकरण कहलाएगा। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 जो है संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। अब हम लोग जो है आगे रासायनिक समीकरण को स्टेप बाय स्टेप हम लोग संतुलित करना सीख लेंगे। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए शब्द समीकरण है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ अभिक्रिया के पश्चात क्या बनाया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। देखिए, उपरोक्त समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। अब ये जो शब्द समीकरण है उसको इस तरह के रासायनिक समीकरण से दर्शा सकते हैं। देखिए, Zn प्लस H2SO4, यहाँ अभिक्रिया हुआ एरो का निशान है, ZnSO4 प्लस H2। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं। यहाँ देखिए बॉक्स देके बताया गया है। तत्व क्या था, Zn था, हाइड्रोजन था, ये सल्फर था और ऑक्सीजन था। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या LHS तरफ, यानी कि अभिकारक के तरफ Zn 1 परमाणु, हाइड्रोजन 2, सल्फ्यूरिक ये जो सल्फर है 1 और ऑक्सीजन जो है 4। और उत्पाद के तरफ क्या था, 1 2 1 4। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या समान है, इसीलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। देखिए जो 1.4 है, यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्या है, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। देखिए चरण 1 दिया हुआ है, हम लोग स्टेप 1 देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। देखिए इस तरह से बॉक्स बना के दिखाया है। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर भी कुछ परिवर्तन नहीं कीजिए। इस तरह से पहले सबको एक बॉक्स में डाल दिया गया है। Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। नेक्स्ट है, अब चरण 2 में देखिए क्या करना है। स्टेप 2,
यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। असंतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। अब तत्व क्या था? Fe, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। इसमें परमाणुओं की संख्या क्या था? Fe था, उसका एक परमाणु था, हाइड्रोजन H 2 परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु। और उत्पाद की तरफ क्या था? Fe का 3 परमाणु था, ये हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 4। तो यहाँ पर तो हम लोग को दिख रहा है कि समीकरण जो है संतुलित नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं चरण 3। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करिए। अब देखिए हम लोग सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा परमाणु है उसको पहले संतुलित करेंगे। चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उनके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में भी ज़्यादा परमाणु है, सबसे ज़्यादा 4, और Fe3O4, Fe के पास 3 परमाणु है, O के पास 4 है, तो इसी को पहले यही तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए दाईं ओर 4 है जबकि 3 है, और यहाँ पे बाईं ओर जबकि 1 ही है। देखिए ये भी 1 है और Fe भी 1 है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब चरण 3 में हम लोग चलेंगे। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए, यहाँ देखिए ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में कितना थे? H2O में 1 है और उत्पाद में Fe3O4 में 4 है। संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 1 में है जो 4 से गुना कर दिए हैं, और यहाँ पे 4 है तो 4 ही रहने दिए हैं, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों का यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O का होल 4 मतलब पूरा ब्रैकेट के बाद 4 नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा, मतलब इस प्रकार हम लोग नहीं लिख सकते हैं। हम लोग बगल में यहाँ पे देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, और इस तरह से लिखना गलत हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समीकरण जो है संतुलित हो गया है। हम लोग तो पहले से एक बॉक्स बना लिए थे, तो देखिए Fe प्लस H2O के बॉक्स के बगल में हम लोग 4 लगा दिए हैं। तो इधर देखिए क्या हो गया, उत्पाद की तरफ क्या था? Fe3O4 प्लस H2। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, Fe यहाँ पे आंशिक रूप से संतुलित समीकरण जो है 1.6 में दिखाया गया है। यह आंशिक रूप से समीकरण जो है संतुलित है। चरण 4 देखिए क्या कहता है, स्टेप 4। Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। इसमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर से हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। जो हाइड्रोजन परमाणु है उसको दाईं ओर से हम लोग 4 कर देंगे। देखिए हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारकों में और उत्पादों में, यहाँ पे देखिए बॉक्स में दिया गया है। तो प्रारंभ में क्या था, यहाँ पे 4 लगाने के बाद क्या था, H2O 4 यहाँ पे लगाए थे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 परमाणु पहले से है, नीचे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, तो ये 8 हो गया। और इधर क्या करेंगे, H2O में
H2 में यहाँ पे 2 लगा दिए हैं तो यहाँ पे गुना होकर भी 8 हो जाएगा। ये प्रारंभ में था, असंतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरह का थी मल्टीप्लिकेशन किए। अब इस प्रकार समीकरण होगा, देखिए Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2 आंशिक रूप से संतुलित समीकरण। अभी भी देखिए क्या है, स्टेप 5 देखेंगे। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुनिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। अब देखिए ये संतुलित हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों संतुलित है, ऑक्सीजन और ये लोहा जो है Fe, इसको संतुलित करना शेष है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसको। लोहे आयरन के परमाणु अभी कारकों में आयरन के परमाणु है, उत्पाद में प्रारंभ में क्या था, Fe सिंगल था, और उत्पाद में क्या था, Fe3 है, Fe3 और O4 में यहाँ पे इसमें 3 से गुना कर दिए, एक में 3 से और यहाँ भी 3 से, तो संतुलित करने के लिए किए। अब देखिए क्या है, Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं। यहाँ पे देखिए बाईं ओर 3 परमाणु लिया गया है, देखिए बॉक्स के बगल में, प्लस Fe का 3 परमाणु लिया गया है यहाँ, प्लस 4H2O प्लस एरो Fe3O4 प्लस 4H2, ये समीकरण 1.8 है। अब हम लोग चलते हैं चरण 6 में। अंत में देखिए क्या है, इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। अब देखिए समीकरण 1.9 में देखिए, अब बॉक्स हटा के लिखा गया है 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 4H2। अब देखिए कि दोनों तरफ समीकरण संतुलित हो गया है। अब यहाँ देखिए संतुलित समीकरण हम लोग का दिखा रहा है। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिंड एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह से हम लोग का समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। और यह जो विधि है हिंड एंड ट्रायल विधि है, क्योंकि इसे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, चरण 7 है। यहाँ पे देखिए भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञात होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G मतलब गैस, L मतलब लिक्विड हो गया, और L या एक्यू तथा सॉलिड से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम एक्यू लिखते हैं। अब देखिए उत्पाद क्या रहेगा, जल का घोल में उपस्थित रहेगा तो एक्यू लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण 1.9 इस प्रकार का होगा। देखिए जो 1.9 हम लोग समीकरण संतुलित किए थे, यहाँ पे इसमें देखिए 1.10 में देखिए Fe जो है एस ले लिया, ये सॉलिड हो गया। हाइड्रोजन 4H2O क्या हो गया, गैस हो गया।
Fe3O4 सॉलिड हो गया, और ये हाइड्रोजन 4H2O जो हो गया गैस हो गया, उसको G से दर्शाते हैं। ध्यान दीजिए कि समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है, जो कि यह दर्शाता है कि इस क्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। मतलब कि जो H2O है, यहाँ पे जो जल है वो वाष्प के रूप में रहेगा, तो वाष्प के रूप में जब जल है तो वो गैस बन गया। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक न हो। मतलब कि जब आवश्यक रहता है तभी भौतिक अवस्था को शामिल किया जाता है। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अब 1.11 देखते हैं। जैसे कि देखिए कभी कभी तीर के नीचे या ऊपर दर्शाया जाता है। जैसे कि इसमें देखिए CO जो है गैस के रूप में है, H2 जो है हाइड्रोजन, इसका 2 परमाणु गैस है। यहाँ पे देखिए ATM लिखा हुआ है, यानी कि ताप को दर्शाया गया है, और यहाँ पे ये I लिखा हुआ है। आगे देखिए नीचे क्या है, CO2 6 CO2 है AQ, और ये 12 H2OL। सूर्य का प्रकाश, नीचे में क्लोरोफिल है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है और पौधे में क्लोरोफिल की उपस्थिति है। इधर उत्पाद क्या बना है, ग्लूकोज जो AQ है ग्लूकोज, और 6O2 जो है AQ है, और H2O 6H2O है जो ये L है, 1.12 है समीकरण। इसी प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स ये खुद से करने के लिए दिया हुआ है 1.2 समीकरण। हम लोग 1.2 समीकरण को देखते हैं, आइए। देखिए समीकरण देखिए 1.2। जब हम लोग इतना सीख लिए तो अब इसको हम लोग को संतुलित करना है, जो कि आराम से बैठ के नोटबुक लेके स्टेप बाय स्टेप जो बताया गया है उसके अनुसार बैठ के समीकरण को संतुलित करिएगा। और 1-2 समीकरण लेके हम लोग और संतुलित करना सीखेंगे तो संतुलित करने के लिए आ जाएगा। इतना अच्छे तरीके से बुक में बताया गया है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ये जो प्रश्न है ये अलग से कोई वीडियो में, पार्टिकुलर वीडियो में करके मतलब NCERT का प्रश्न का वीडियो करके प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे, ये चैप्टर डिस्कशन का वीडियो है, चैप्टर पढ़ाने का। और ऐसे तो बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है आंसर क्वेश्चन का, तो पहले चैप्टर समझ लेते हैं। चैप्टर समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है। अगर चैप्टर समझे हुए रहेंगे तो किसी भी तरह के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव को हम लोग हल कर सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। लॉन्ग याद करने में भी आसानी होगा अगर चैप्टर पढ़े हुए रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।